Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about Pakistan energy crisis. Students, हम लोग डिफरेंट सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इस मेन टॉपिक के कि पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे वो मैं आप लोगों के साथ सारे डिस्कस कर रही हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी डेट इज़ अबाउट पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस मिक्स, और आज इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एनर्जी प्रोफाइल डिफरेंट पॉलिसीज़, मतलब डिफरेंट पॉलिसीज़ देखेंगे कि पाकिस्तान ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ डिज़ाइंस की हैं पाकिस्तान की एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले आपके सामने मैंने लिखा हुआ है द नेशनल पावर पॉलिसी 2013। जो बहुत मेन पॉलिसीज़ हैं वो मैं आपके सामने मैंने यहाँ पे रखी हैं। बहुत डिटेल में हर पॉलिसी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मेन जो पॉलिसीज़ हैं सिर्फ वही आप करें, क्योंकि आपने स्कॉलर नहीं बनना, आपने CSS क्लियर करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि नेशनल पावर पॉलिसी 2013 ये बेसिकली किसने दी थी? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये पॉलिसी स्ट्रक्चर की ताकि करंट और फ्यूचर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट जोन से उनको बेहतर बनाया जा सके। अब इस पॉलिसी के कौन कौन से की कंपोनेंट्स वो मैंने आपके सामने लिखी हुई है। भाई सबसे पहले उन्होंने कहा है कि लोड शेडिंग को कम्प्लीटली हमने ख़त्म करना है। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि भाई कम प्राइस पे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करनी है। तीसरा उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो ट्रांसमिशन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी लॉस है उसको ख़त्म करना है और कम से कम करना है उसको, और रेवेन्यू कलेक्शन जोन है उसको हमने बढ़ाना है। और इसके अलावा एंड अ रिडक्शन इन अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एट द मिनिस्ट्री लेवल और अदर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स उसको भी हमने कम करना है। मतलब डिसीजन मेकिंग में सालों साल लग जाते, कहते भाई उस चीज़ को से निकल कर हमें इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए और जो भी टारगेट्स उनको अचीव करना है, ठीक है। ये सारी उन्होंने पॉलिसी बनाई है। अब इसके एडवांसमेंट क्या है, मतलब क्या ये पॉलिसी सक्सेसफुल थी? पहली बात तो ये भाई ये बनी थी 2013 में और अभी हम 2024 में हैं और आपके सामने सर्दियां चल रही हैं ये इस टाइम, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि किस कदर लोड शेडिंग हो रही है स्टिल। तो उस लिहाज से अगर हम लोग पब्लिक परसेप्शन की बात करें ना, तो आप देख सकते हो कि लोड शेडिंग पे पूरी तरह काबू नहीं पाया गया। पब्लिक परसेप्शन से बाहर निकल के अगर हम लोग इस पॉलिसी की अचीवमेंट की बात करें, पावर कैपेसिटी जो सी है वो स्टिल उतनी नहीं इंक्रीज़ हुई है जितनी होनी चाहिए थी। स्टिल ग्लेयरिंग इश्यूज आपको इसमें नज़र आएंगे। वाइड डिमांड एंड सप्लाई गैप, स्पेशली ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर मंथ्स में आपको नजर आएगा। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड एंड सप्लाई गैप आपको नजर आएगा, और इवन कि अब तो विंटर्स में भी आपको ये नज़र आ रहा है। इसके अलावा पीरियोडिक प्लान लोड शेडिंग आपको देखने को मिलेगी। कोई भी मेजर ओवरहॉल नहीं किया गया टू द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप लोग देखते हो कि भाई आए रोज़ आप सुनते हो कि भाई प्लांट्स जो से हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो ट्रिप कर गए हैं और जो ब्लैकआउट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होते जा रहे हैं। आए रोज़ देखते हो कि भाई वायरिंग का मसला हो गया। तो मतलब जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिसिटी के वो तक इम्प्रूव नहीं किए गए हैं। हर साल सर्दियों में, हर साल गर्मियों में ये होता है कि वायर्स चेंज हो रही हैं, वायर्स का इशू हो गया है। तो इसके अलावा जो इशू ऑफ सर्कुलर डेप्थ है, इंशाल्लाह जब मैं ये पूरा टॉपिक कवर कर लूँगी उस वक्त में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर डेप्थ क्या होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो इशू ऑफ सर्कुलर डेप्थ है इन द पावर सेक्टर वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। इट्स मीन कि ये पॉलिसी फुली अचीव नहीं हुई, सक्सेसफुल नहीं हुई है। सेकंड पॉलिसी है दी पावर जनरेशन पॉलिसी 2015। ये जो पॉलिसी थी ये बेसिकली किसने बनाई थी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन ने, और इसके अलावा प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड PPIB दोनों ने ये पॉलिसी डिज़ाइन की थी। अब ये जो पॉलिसी है ना इसके कुछ की फैक्टर्स हैं, पहले उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। 4 इसके की फैक्टर्स हैं। सबसे पहले है जी कि लोगों को सफिशिएंट पावर जनरेशन कैपेसिटी प्रोवाइड की जाए। क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पर इनकरेजिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिजिनस रिसोर्स, मतलब कि जो लोकल रिसोर्स है ना पाकिस्तान के उनको यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तीसरा पॉइंट है इंश्योरिंग स्टेक होल्डर बेनिफिट। इस पॉइंट को मैं भी आपको डिटेल से बताती हूँ। चौथा पॉइंट है एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स, मतलब कि इस पॉलिसी में कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे अटेंशन डाली गई कि मतलब वो एनवायरमेंटल कंसर्न्स से रेलिवेंट हैं, जिसमें ये इंश्योर किया गया
कि जो पावर जनरेशन होगी वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी। क्लियर? अच्छा, अब देखें इसमें लिखा हुआ है जी द पावर जनरेशन पॉलिसी 2015 टू फैसिलिटेट private investment in power sector. The policy offered incentive to private sector to set up new power generation projects as well as investment in public sector अच्छा देखिए इसमें बेसिकली क्या बात की जा रही है, बेसिकली इसमें ये बात की जा रही है कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बेसिकली मिलकर किसके साथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलकर ये पॉलिसी डिज़ाइन की थी कि ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट की जाए, वो मिलकर कुछ न्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की जाए, ठीक है, ताकि दोनों पावर सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर जो से हैं वो दोनों मिलकर एनर्जी क्राइसिस को कम्बैट कर सकें, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है, दिस पॉलिसी इंटेंडेड टू क्रिएट विन विन सिचुएशंस, जहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इन पावर जनरेशन प्रोसेस में, ठीक है, वो इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का उसको देखें, ध्यान से देखें कि मतलब जल्द अज जल्द उसको उस प्रॉब्लम को कम्बैट किया जा सके। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉलिसी की, ऑल्टरनेटिव एंड रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2019। सबसे पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये किसने अप्रूव की थी ये पॉलिसी। दिस वाज अप्रूव्ड बाय द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन 2019। अब इस पॉलिसी का मकसद ये था, इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि प्रमोट किया जाए ग्रोथ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होनी चाहिए किसके थ्रू, विंड के थ्रू, सोलर के थ्रू और बायोमास, मतलब इन तीनों के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब पूरे फिगर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि भाई रीन्यूएबल एनर्जी जो है उसको 20% बढ़ा दिया जाएगा 2025 तक, ठीक है। मतलब वो 2025 मतलब आज से एक साल बाद तक, अभी 2024 चल रहा है ना, तो 2025 तक मतलब अगले साल तक रीन्यूएबल एनर्जी जो सी है उसको 20% इंक्रीज़ किया जाएगा और 2030 तक उसको 30% इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन बेसिकली ये जो गोल है इस पॉलिसी का, इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि इसमें बेसिकली ये नहीं बताया गया था कि किस तरह कौन से मेथड्स यूज़ करके या क्या तरीके हैं, क्या स्ट्रेटजी है जिनको अडोप्ट करके ये जो कैपेसिटी गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए। तो बेसिकली इस पॉलिसी का जो मेजर कंसर्न है या मेजर रिलाय आप कह सकते हो वो है जी कि फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी जो भी है उस पर कम से कम रिलाय किया जाएगा और जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे ज़्यादा रिलाय किया जाएगा और जो वर्कर्स हैं वो भी आपके लोकल होंगे, पाकिस्तान के ही होंगे, जो कि आप रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पॉलिसी सक्सेसफुल है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी 2023 में हम लोग स्टिल हेविली हमारा जो रिलायंस है वो इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कल भी बताई थी, और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज आप देख सकते हैं। बट डिस्पाइट दीज डेवलपमेंट्स 40 मिलियन लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास अभी भी 40 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी तक एक्सेस नहीं है एंड अबाउट हाफ द पॉपुलेशन डजंट हैव एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फैसिलिटीज़ इवन। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ये पॉलिसीज़ जो सी वो कामयाब हो रही हैं। ओके, now according to one estimate the country imports coal worth 3 to 4 बिलियन डॉलर पर ईयर, मतलब पर ईयर हम 3 से 4 बिलियन डॉलर का कोयला ख़रीद रहे हैं, ठीक है। और फॉर्मर पाकिस्तान के जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे परवेज़ ताहिर, उन्होंने कहा था अ प्रॉमिस मेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एट द हाईएस्ट लेवल टू लिंक थर बाय रेल हैजंट गोन पास्ट दी पीसी प्लानिंग कमीशन लेवल प्रिपरेशन। स्टूडेंट ये जो स्लाइड है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली ये जो दो पैराग्राफ जिसमें मैंने हाईलाइट किए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम इस पैराग्राफ की ज़रा बात करते हैं। इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सिंध प्रोविंस पाकिस्तान का, वहाँ के दो एरियाज़, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिम्पीर एंड घारो, ठीक है। यहाँ पर इस टाइम 36 विंड पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है, चल रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, इनकी टोटल कैपेसिटी है 1835 मेगावाट्स, जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर है जो कि ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ड्यू टू लिमिटेशंस इन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, फिर से बोल रही हूँ, ड्यू टू लिमिटेशंस इन पावर
ट्रांसमिशन सिस्टम। ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इनसे सिर्फ और सिर्फ 1300 मेगावाट एनर्जी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में जा रही है, सिर्फ 1300 मेगावाट, जबकि 1800 समथिंग ये जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो ऑफिशियल डाटा मैंने आपके सामने रखा है, इससे ये चीज़ इंडिकेट हुई है कि दिसंबर में विंड पावर ने 2.5% पाकिस्तान के नेशनल एनर्जी मिक्स में कंट्रीब्यूट किया, सिर्फ 2.5, जो कि आप कह सकते हो विच इज़ टोटल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ये जो परसेंटेज है, दिस इज़ वेरी लो देन एक्सपेक्टेड, एज विंड पावर हैज़ द कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट 4.5%, मतलब 4.5% तक कर सकती है विंड पावर, लेकिन सिर्फ 2.5% हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि भाई ट्रांसमिशन कॉन्स्ट्रेंट्स में प्रॉब्लम्स की वजह से है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है वो किस पर है जी, वो LNG पर है, ऑयल पर है, जिससे हम बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, एज वेल एज कोल पर है, फॉसल फ्यूल्स पर ज़्यादातर अक्सर रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिसीज है जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।